बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। ईओक्यू आपका खत्म हो गया जनाब। थोड़ा सा मैंने आपको ये बताना है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है और एक क्वेश्चन आपको करवा दूं। और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है कि आई कैप के सॉल्यूशन में मुझे लगता है मसला है, हो सकता है मसला ना हो, उसको डिस्कस करना है। और फिर आपका एक टेस्ट है ईओक्यू कंप्लीट का, तो वो आप टेस्ट हल करना। कोई मसला होगा या कोई इशू आएगा तो फिर हम उसको टेस्ट के बाद डिस्कस करेंगे। तो बाकी उसके बाद आपको पता होगा कि आपका मिड मॉक भी प्लान किया जा रहा है, तो मिड मॉक में भी लाजमी आपने जाना है, ठीक है, ताकि उससे आपका ये पता चले। और दूसरा, टाइम का बड़ा खास ख्याल रखना है। ऑनलाइन स्टडी के लिए ना ये ज़रूरी होता है कि आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होती है। आप जो टाइम ऊपर लिखा होता है उस टाइम के हिसाब से काम किया करें। ऐसा ना हो कि आप एक सवाल करके चाय पीने चले गए हो, फिर दूसरा सवाल करके शॉपिंग करने चले गए हो, फिर आकर तीसरा सवाल किया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने एक प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत काम करना है कि जितना टाइम लिखा हुआ है पेपर स्टार्ट किया, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर ना 26 ये आपको पहले से दिया हुआ है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो अलग हाथ इसको भी करवा देते हैं और साथ थ्योरेटिकल पोर्शन और एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास एनुअल डिमांड बताई हुई है, कॉस्ट पर गैस्केट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कहते हैं गैस्केट्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, द लीड टाइम ऑफ एन ऑर्डर इज नॉर्मली 11 डेज। कहते हैं नॉर्मली 11 दिन में चीज हमें पहुंच जाती है जब हम ऑर्डर करते हैं, बट इट कैन टेक एज मच एज 15 डेज। कहता ज्यादा से ज्यादा ना 15 दिन लेट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी उसने बता दी, 11 दिन की प्रोबेबिलिटी, 12 दिन की, 13, 14 और 15 दिन की। ये जो नॉर्मल डेज उसने खुद बता दी है, प्रोबेबिलिटी भी देख लें, इसका मतलब है एवरेज भी यही है। कहता है कंप्यूट द ईओक्यू। पहले तो उसने ईओक्यू पूछ लिया और कहता है एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन ईओक्यू। तो पार्ट 1 करते हैं पहले। ईओक्यू का फार्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। और अच्छी प्रेजेंटेशन जो पेपर की होती है ना, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो आप ये लिखा करें कि ए क्या चीज है। आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू एनुअल डिमांड, ओसी इज इक्वल टू पर ऑर्डर कॉस्ट, HC is equal to holding cost per unit per annum। ये बात लिखने से आई कैप खुश हो जाता है। और असल तरीका होता भी यही है कि जब हम एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं ना, उसको क्या पता ए क्या होता है। तो अब हम लिख देंगे जो वैल्यूज गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ईओक्यू हम फाइंड करने लगे हैं। 162,000 मल्टीप्लाइड बाय 27,000 डिवाइडेड बाय 300। हाँ जी मेरे भाई, कैलकुलेट कर ले जरा। स्क्वायर रूट 2 multiplied by 162,000 multiplied by 27,000 divided by 300, 5,400। फिर उसने कहा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फाइंड करके बताएं पार्ट 1 के अंदर। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वो किस तरह से आता है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय ईओक्यू। यहां से हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 27,000। तो ऑर्डर साइज सॉरी एनुअल डिमांड है 162,000 डिवाइडेड बाय 5,400 मल्टीप्लाइड बाय 27,000। हाँ जी मेरे भाई, 162 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 27,000, 810,000।
गॉट इट? ये पहला पार्ट तो बच्चों वाला था और मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी। दूसरे पार्ट पे है, कहता है व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक नंबर 1 रीऑर्डर पॉइंट अगर वो 20% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक लेना चाहता है और 10%। मतलब वो कहता है कि अगर वो, और दिन भी उसने बता दी कि 360 दिनों से हमें फायदा ये होता है कि 162 पर डे यूजेज का पता चल जाता है डिवाइडेड बाय 360। और अगर हम एक दिन का इस्तेमाल बताएं तो 162,000 डिवाइडेड बाय 300, 540। अब इसके अंदर उसने वेरिएशन ही बताई कि भाई मैक्सिमम इतना वेरिएशन हो सकती है, मिनिमम वेरिएशन कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब है डेली यूजेज एवरेज भी यही है, मिनिमम यूज भी यही है, मैक्सिमम यूज भी यही है। हाँ, डेज आगे पीछे हो सकते हैं। तो लो मेरे भाई 20% और 10% का जिक्र है, तो हम लिख लेते हैं 20% और 10%। सबसे पहले वो कहता है सेफ्टी स्टॉक बताएं जी। सेफ्टी स्टॉक क्या फार्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक का? मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज, यूज तो एक ही गिवन है, तो यूजेज तो हम हर जगह वही लेंगे, वो है 540। लेकिन टाइम का है 20, ये 10% है और ये 20% है। तो 10% के लिए जनाब 13 दिन और 12 दिन। ओके की बात? तो बताया जनाब मैक्सिमम यूजेज 20% के लिए, मैक्सिमम यूजेज 20% के लिए 12 दिन 540 है। 540 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 540 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब कहेंगे 11 तो मिनिमम है, भाई एवरेज भी यही है, करके देख लो। तो ये हमारे पास स्टॉक लेवल आ गया, सेफ्टी स्टॉक आ गया 20% स्टॉक आउट पे। 540 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 540 मल्टीप्लाइड बाय 11, 540। और वैसे भी 11 दिन तो नॉर्मल है, 11 दिन से ऊपर जितने दिनों का स्टॉक रखेंगे वो सेफ्टी स्टॉक है। यहां पर कितने दिनों का स्टॉक रखना पड़ेगा? मैक्सिमम 13 दिनों का, 2 दिन का सेफ्टी। लेकिन हम फाइंड भी करके बता देते हैं भाई, अगर फार्मूला याद रखा हुआ है आपने तो फार्मूले से भी सवाल हल हो जाता है। 540 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 540 मल्टीप्लाइड बाय 11। आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा और वो कितना आ जाएगा? 540 को मल्टीप्लाई 2 कर दे, या सिंपल आप अपना इसको हल करके लिखेंगे तो 1040 सेफ्टी स्टॉक। उसने कहा जी रीऑर्डर लेवल भी बताएं। रीऑर्डर लेवल, जो लफ्ज वो इस्तेमाल करेगा हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। रीऑर्डर पॉइंट, क्या फार्मूला है रीऑर्डर पॉइंट का? मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। लो मेरे भाई 20% के केस में यूज तो फिक्स है और मैक्सिमम लीड टाइम है 12 दिन, और 540 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम यूजेज है 13 दिन। मैक्सिमम टाइम 540 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ जाएगा? 6480। 540 मल्टीप्लाइड बाय 13 7020। ओके होगी बात? लो जी ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल पे आए जिसके बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट है कि उसका आंसर भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम
सही तरीके से करते हैं तो आंसर कुछ और आता है, और अगर आई कैप के तरीके से करते हैं तो आंसर कुछ और आता है। तो जनाब क्वेश्चन देखें, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आस्क यू टू एस्टैब्लिश एन ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक for this material and also ascertain the probability of being out of stock on your proposed safety stock level। 2006 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत पुराना है, लेकिन नंबर 18, कुछ सवाल भी इतना बड़ा नहीं है। हम देखते हैं, शायद ए और बी पार्ट को मिला के ये 18 नंबर बनाए हुए हैं। Two-Way Engineering Limited has been experienced stock out on one of its important product RD11 using the EOQ formula. The company places order of rupees 1250 units whenever the stock level reduced to 1500 units। कहते हैं जैसे 1500 यूनिट से कम स्टॉक जाता है ना, तो 1250 यूनिट हम नए ऑर्डर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसका जो स्टॉक लेवल रखा हुआ है ना वो 1500 है। The order of the company show the following probability data related to the usage। कहते हैं 1000 यूनिट इस्तेमाल होते हैं 60% प्रोबेबिलिटी है, 1200 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, 1400 इस्तेमाल होते हैं, 1600 इस्तेमाल होते हैं, 1800 इस्तेमाल। कहते हैं the company sells RD at the price of 500 per unit। The annual carrying cost is ₹30। The company estimates the cost of being out of stock 125 per unit। ओके होगी बात। अब देखिए जी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें कि उसने हमसे ये पूछा है कि उसे सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए या नहीं, ये प्रॉब्लम। अब पहले उसने कितना स्टॉक लेवल रखा हुआ है? 1500। अगर 1500 तक कोई मसला आता है कि अगर 1500 तक कोई इशू होता है, मतलब 1000 की डिमांड आ जाए, 1200 की डिमांड आ जाए, 1400 की डिमांड आए, कोई इशू नहीं, नो स्टॉक आउट। और उसे इस लेवल पर तो सेफ्टी स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा है। सवाल इसमें ये पूछा गया है कि आपको बताओ कि पहला लेवल से 1500 से ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत है क्या? अब दूसरा मैक्सिमम कितना है? 1800 का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है या वो 1500 रख ले, या 1600 रख ले, या 1700 रख ले, या 1800 रख ले। अगर वो स्टॉक आउट से बचना चाहता है तो अपना जो स्टॉक लेवल है 1500 तो पहले ही है। मतलब सपोज दैट मैं कहता हूं वो अपना रीऑर्डर लेवल इसमें नहीं बताया तो हम खुद बना रहे हैं, ये 1500 तो पहले ही है, 1500 तो कम तो वो रखता ही नहीं है। वो तो सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए या नहीं इससे ज्यादा, तो हम कहते हैं अच्छा 1500 भी हो सकता है वो अपना जो रीऑर्डर लेवल है वो 1600 भी रख सकता है, हो सकता है वो 1700 भी रख सकता है, 1800 भी रख सकता है। लेकिन 1800 ज्यादा तो रखने की बेवकूफी होगी ना, क्योंकि मैक्सिमम इस्तेमाल तो 1800 ही हुआ है। अब कहेंगे सर यहां पर 1700 तो है ही नहीं, भाई हम तो एक अज्यूम कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल, उसने कुछ भी रीऑर्डर लेवल नहीं बताया, 1500 ही बताया। हम ये देखते हैं कि अगर हम ये अपने स्टॉक लेवल रखते हैं तो हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होगा। आए जरा, अगर मैं बात करूं सेफ्टी स्टॉक की, अगर 1500 है तो आपने सेफ्टी स्टॉक तो कोई नहीं रखा हुआ ना, पहले की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताएं अगर आपने 1600 रखेंगे तो कितना सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल तो 1500 था। अब हमने ये डिसीजन लेना है कि हमें सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए या नहीं, मतलब 1500 से ज्यादा यूनिट रखने चाहिए या नहीं। अगर आप 1600 रखते हो यूनिट तो 100 का आपने सेफ्टी स्टॉक रखा, अगर 1700 का रखते हो तो 200 का सेफ्टी स्टॉक रखा,
और अगर 1800 का रखते हो तो 300 का। आप कहें सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हमने खुद अज्यूम किया है। आप 1500, 1550, 1600, 1650 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि 1800 तक हमने जाना है, मैक्सिमम यूजेज तक जाएंगे ताकि हम वो ऑप्शन भी देखें कि हमारा स्टॉक आउट हो ही ना। ठीक है, अब आ जाए जनाब, ये तो सेफ्टी स्टॉक हुआ ना, स्टॉक आउट। देखिए अगर आपने 1500 का रखा हुआ है ना और 1500 डिमांड है, क्या स्टॉक आउट है? नहीं। आपने यहां पर देखेंगे कोई प्रोबेबिलिटी तो ये गिवन है ना, 1500 स्टॉक रखा हुआ है, 1000 की डिमांड आई, नो सेफ्टी यानी नो स्टॉक आउट। 1200 की डिमांड आई, नो। 1400 की डिमांड आई, नो। लेकिन अगर 1600 की डिमांड आ गई तो फिर से स्टॉक आउट होने का चांस है। कितना स्टॉक आउट होने का चांस है? 100। और अगर 1800 का आ गया तो 300, क्योंकि आपने 1500 रखा हुआ है, ये आपका एक सेट बन गया एक तरह का। और उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लो साथ ही, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6% और 4%, 6% और 4%। ये तो मेरे भाई आ गया कि अगर आपने 1500 स्टॉक लेवल रखा हुआ है ना अपने पास, तो आपका सेफ्टी स्टॉक कुछ भी नहीं है और आपका स्टॉक आउट का होने का चांस है, क्योंकि यूजेज आपके पास 1400 भी है। लेकिन आप सोच रहे हो कि सर ये तो पहले हम किसी और तरीके से करके आए थे। भाई अगर उस तरीके से करोगे तो सवाल इतना लेंथी हो जाएगा कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम 1500 से आगे बढ़े, पिछले 1000, 1200, 1400 को छोड़ दिया। अब आए जरा, आपने अपना स्टॉक लेवल रखा हुआ है 1600। ठीक है, अब दोबारा देखिए, डिमांड आ गई 1000, 1200, 1400, 1600, देयर इज नो स्टॉक आउट। लेकिन अगर डिमांड आ गई 1800 तो फिर तो स्टॉक आउट है। कितने का? अगर डिमांड 1800 आ गई है, 200 का, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4%। फिर उसके बाद आ जाए, आपने अपने पास 1700 रखा हुआ है, डिमांड आ जाएगी 1000, 1200, 1400, 1600, नो स्टॉक आउट। लेकिन अगर डिमांड 1800 आ गई, उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो 100 का स्टॉक आउट, जिसकी प्रोबेबिलिटी देखिए ना, 1800 की प्रोबेबिलिटी 4%। नेक्स्ट, अब हमारे पास आगे सेफ्टी स्टॉक 300 रखा हुआ है, मतलब कि 1800 स्टॉक लेवल रखा हुआ है, तो आपका स्टॉक आउट होने का कोई चांस ही नहीं है, जीरो प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट होने का चांस ही नहीं। ठीक होगी बात। अब ये आपका टेबल तो बन गया, आप तो कॉस्ट फाइंड करनी है। अब कॉस्ट में आई कैप ने घबला किया हुआ है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको बता दूंगा, आई कैप का आंसर भी बताऊंगा और सही आंसर भी बताऊंगा। उन दोनों में अब मैं तो आई कैप को कहूंगा कि फॉलो करो, लेकिन वो गलत है। हाँ जी बताएं जनाब, पहले तो बताएं स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट, वो एबीसी तो हमने लिखा नहीं, फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं। हाँ जी, स्टॉक आउट कॉस्ट 100 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? 125 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर इस सवाल के अंदर ना है ना फाइंड हो सकते, इस सवाल के अंदर ना नंबर ऑफ ऑर्डर हैं ना फाइंड हो सकते हैं, करके देख लो, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर को हम छोड़ रहे हैं। फिर यहां पर आए जी 300 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 125, जहां पर 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 125, फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 125। स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई हमारी, और इसमें स्टॉक आउट है ही। फिर यहां पर आए होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है सेफ्टी स्टॉक, मतलब ये इसमें तो होल्डिंग कॉस्ट है ही नहीं क्योंकि आपने कुछ भी स्टॉक सेव नहीं किया हुआ। यहां पर आए, यहां पर होल्डिंग कॉस्ट है 100 यूनिट की, और एक
यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट है 30 रुपए। लो मेरे भाई, तो मैं गिनूंगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 और असूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना चाहिए 0.04, जो कि आई कैप ने नहीं किया होगा। असूल के हिसाब से इसको 0.04 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, आई कैप ने नहीं किया, जिसकी वजह से जवाब भी चेंज हो जाता है, मतलब रिकमेंडेशन भी चेंज हो जाता है। तो अब हम बताएं क्या करें। जितने भी पीछे हमने सवाल करके आए हैं उस सब में किया हुआ है, और ये बहुत पुराना सवाल है, 2006 में आया हुआ है। शायद तब आप पानी को माम बोलते होंगे, ये तब का सवाल है। तो अब क्या करें, कर देते हैं मल्टीप्लाई। और अगर आप आई कैप का जवाब देखोगे तो होल्ड बाकी सारा सेम है, सिर्फ यहां पर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया। आगे चलते हैं जनाब। 100 फिर आगे होल्डिंग किसने, सेफ 200 सेफ्टी स्टॉक है, मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। ओके की बात थी। अब क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस अब हम जवाब निकालते हैं, इनके आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 125 750, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 125 1500। टोटल कॉस्ट बताते हैं जी, टोटल कॉस्ट 1500 जमा 750 2250। फिर करें जनाब 200 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 125 1000 और 100 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 0.04 120। अच्छा, अगर हम 0.04 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पता है 3000 आंसर आ जाता है, 3000। तो फिर तो जवाब ही सारा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये आ जाएगा 1120। फिर इसमें करेंगे जी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 125 500। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये आ गया 360। ये आ गया आंसर 800। अगर आई कैप का जवाब देखो तो वो कहेगा क्योंकि इसने तो यहां पर नहीं किया तो ये आंसर ज्यादा आ रहा है। आखिरी भी रह गया 1 मिनट। ये 300 मल्टीप्लाइड बाय 30, इसकी तो कोई कॉस्ट, क्योंकि 300 सेफ्टी स्टॉक है और उसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी ना, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1800 की 4%। शायद इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मसला आ रहा है इसलिए शायद उसने नहीं किया। अब देखो, हाँ जी 300 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 0.04 360। तो मेरे भाई वैसे तो असूलन सबसे उसको सेफ्टी स्टॉक रख लेना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक आउट की कॉस्ट ज्यादा है और सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट कम पड़ रही। लेकिन अगर आप लोग यानी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर ये अगर यहां पर 3000 आ जाएगा, यहां पर 6000 आ जाएगा, यहां पर 9000 आ जाएगा और सबसे कम 2250 बच जाए, तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। आई कैप सवाल में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन जब जवाब चेक करता है ना वो हर पॉसिबल आंसर को देखता जरूर है। ठीक है, तो ये अब रिकमेंडेशन तो यही है कि जनाब उसे सेफ्टी स्टॉक रख लेना चाहिए, और ये जवाब ज्यादा रिलायबल है और ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर काम किया मैंने। लेकिन अब लोग सारे लोग जो आई कैप का सोल्यूशन समझाएंगे ना आपको, लेकिन ये आई कैप का सोल्यूशन ये वाला, और आई कैप खुद कहता है ये सजेस्टेड आंसर है, कोई कंक्लूसिव नहीं है, ये सिर्फ सजेस्टेड है, आप इसके अलावा कर सकते हो। क्योंकि बात लो मेरे भाई, तो ये आपका न्यूमेरिकल सवाल पूरे हो गए। अब आओ जरा थ्योरेटिकल सवालों की तरफ आओ। मैं कुछ निशान लगवा देता हूं जो पेपर में सवाल इस चैप्टर के आ सकते हैं जी। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, सबसे ज्यादा लिमिटेशन ऑफ ईओक्यू, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जनाब अजम्पशन ऑफ ईओक्यू। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजम्पशन ऑफ ईओक्यू का मतलब क्या है, कि मतलब जब ईओक्यू का फार्मूला हम लगाएंगे तो उसके ऊपर कौन कौन सी बात अज्यूम करेंगे। एक बात
कि भाई हर ऑर्डर की कॉस्ट फिक्स है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी फिक्स है, डिमांड भी फिक्स है, ये अजम्पशन लेंगे, और डिस्काउंट भी कोई नहीं है। ये चार अजम्पशन लेते हैं ईओक्यू के फार्मूले के लिए, क्योंकि जब डिस्काउंट लेते हैं ना तो अजम्पशन के अलावा लेते होते हैं। तो बात समझ रहे हो ना? तो अब ये देखें ईओक्यू मॉडल इज वैलिड कौन सी अजम्पशन में? कहता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी कांस्टेंट, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द, और हाँ ये भी अजम्पशन लेते हैं ना कि ईओक्यू डिवाइड बाय 2। अब एवरेज का ये फार्मूला तो नहीं होता, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि ये एवरेज का फार्मूला नहीं होता, लेकिन हम ईओक्यू फार्मूले के अंदर एवरेज इन्वेंट्रीज फाइंड करने के लिए ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो कहते हैं द एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी एज द स्टॉक इज कंज्यूम्ड एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द पीरियड। कहते हैं हम ये समझते हैं कि हर दिन हर महीने एक जैसा स्टॉक बिकता है या इस्तेमाल होता है। तो ये अजम्पशन है और इसकी लिमिटेशन भी यही बनेगी, वो आगे जाकर देखते हैं। वो कहता है जी कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल, द डिमांड फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैन बी प्रिडिक्टेड परफेक्ट सर्टेनिटी। कहता है जो हम डिमांड के अंदर एनुअल डिमांड इतनी है, कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा रियलिटी होनी चाहिए। तो लो मेरे भाई अब प्रॉब्लम भला क्या हुआ? ये तो अजम्पशन है, क्या ये हमेशा ये अजम्पशन सही होती है? मतलब ऑर्डर कॉस्ट कांस्टेंट होती है, होल्डिंग कॉस्ट कांस्टेंट होती है, डिमांड कांस्टेंट होती है, कुछ भी नहीं कांस्टेंट होता। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन भी बन गई। पेपर में ये सवाल आ सकेगा आएगा कि भाई ईओक्यू के लिए क्या क्या चीजें आप अज्यूम करते हो? तो ये 5 बातों में से 4 बातें कम से कम लिखनी है। अगर वो कहता है कि बताओ ईओक्यू इनवैलिड क्यों समझा जाता है, क्या उसका मसला है, तो फिर हम कहेंगे कि जी ईओक्यू के अंदर कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट समझी जाती है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। फिर हम लिखेंगे हम ये समझते हैं कि उसकी जो डिमांड है हम इवनली थ्रू आउट द ईयर अज्यूम की जाती है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। फिर हम लिखेंगे उसने कहा जी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर फिक्स है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। फिर हमने कहा जी हमारा जो डिमांड है, साल की डिमांड है, वो इस्तेमाल जो पर मंथ या पर ईयर होती है ना वो कांस्टेंट होती है, ऐसा भी नहीं होता। तो ये सारी उसकी लिमिटेशन भी लिखी जाती हैं। अगर आप यहां पर आ जाएं इसकी लिमिटेशन पे, अब ये देखें वो कहता है वेरिएबल डिमांड होती है, लेकिन हम अज्यूम क्या करते हैं? अब देखिए द ईओक्यू मॉडल अज्यूम कांस्टेंट एनुअल डिमांड व्हिच मे नॉट एक्यूरेट इन प्रैक्टिस। फिर चेंजिंग कॉस्ट, कहता है जी कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में वेरी ड्यू टू फैक्टर, इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और वजह से चेंज हो जाती है, लेकिन ईओक्यू फार्मूले के अंदर उसको कांस्टेंट समझा जाता है। फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, कहता है हम समझते हैं कि द मॉडल ऑफ अज्यूम नो क्वांटिटी डिस्काउंट व्हिच इज नॉट ऑलवेज इन रियलिटी प्रैक्टिकली। कहता प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, कि हो सकता है कि हमें ईओक्यू कम ईओक्यू से कम पर भी डिस्काउंट मिल जाए, और एक सवाल ऐसा आया भी हुआ है। फिर है सीजनल वेरिएशन, कहता है जो हमने तो कहा है ना कि द ईओक्यू मॉडल में नॉट बी सूटेबल फॉर सिचुएशन वेयर सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन डिमांड। बात समझ रहे हो? उसके बाद मेरे भाई क्या पेपर में सवाल आ सकता है? लीड टाइम 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन ये तो आया हुआ है, बफर स्टॉक तो आया हुआ है, स्टॉक आउट कॉस्ट भी आया हुआ है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया था पहले। और इसके अलावा 1-2 सवाल और आए हुए, वो लिख ले। ये इनका डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर की, एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। अब आ जाए जनाब, पेपर में एक सवाल आया था कि स्टॉक आउट होने के नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, पहले तो ये देखिए ना कि नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है। देखिए स्टॉक आउट से हमारा प्रॉफिट कम होता है, वो जो प्रॉफिट मिलना होता है ना वो नहीं मिलता,
ये होता है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। जब कहना पैसे का नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है या कॉस्ट ज्यादा लग रही है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट। एक होता है पैसे के अलावा हमारी रिप्यूट भी खराब हो रही है, हमारी कस्टमर सर्विस पे मसला आएगा कि हमारे कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारी पुअर कस्टमर सर्विस समझी जाएगी, हमारे इंप्लॉय स्ट्रेस का शिकार होंगे। कैसे भला? लोग स्टॉक लेने आते हैं, हम शर्मिंदगी से कह रहे हैं कि नहीं यार स्टॉक खत्म हो गया, बस आखिरी पड़ा था, वो पहला कस्टमर ले गया। तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं बेचारे, वो मेंटली तौर पर परेशान हो जाते हैं। फिर हमारी कस्टमर लॉयल्टी जो प्रोग्राम है वो अफेक्ट होता है, हमारे बिजनेस की गुडविल खराब होती है। ये पैसे के मसला नहीं है, इसमें मैं प्रॉफिट या एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा, ये वो बातें कर रहा हूं जिसकी वजह से प्रॉफिट अफेक्ट होता है लेकिन डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा। तो नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस लिखने हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखने तो देख लो, याद रखने हैं तो याद रख लो, लिख लो, बल्कि लिख लो। एक, पुअर कस्टमर सर्विस समझी जाएगी, पुअर कस्टमर सर्विस। उसके बाद इंक्रीज इन स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉइज, इंक्रीज इन स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉइज। फिर उसके बाद लिख दें रिड्यूस कस्टमर लॉयल्टी, फिर आप लिख लें जनाब रिड्यूस या इंपैक्ट या लॉस ऑफ गुडविल। उसके बाद आप लिख सकते हैं रिड्यूस इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये क्या मतलब है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे रिड्यूस? भाई स्टॉक आ ही नहीं रहा, स्टॉक ना आने की वजह से हमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है? स्टॉक ना आने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है जी हमें? कि एक हमारा जो काम है रुक गया, तो हमारी एफिशिएंसी तो खराब हो गई ना। एक अच्छा भला काम चल रहा था, स्टॉक खत्म होने की वजह से हमारे वो जो एफिशिएंसी है, फिर दोबारा काम शुरू करने से पहले, सादा सी बात मैं बताता हूँ, पढ़ते पढ़ते आप 2 मिनट के लिए उठ के जाते हो, फिर वापस आने का दिल ही नहीं करता। कहते तो ना कि पानी पी के आ जाते हैं, लेकिन किसी और ही बहाने आगे पीछे हो जाते हो, तो एफिशिएंसी रिड्यूस होती है अगर ब्रेक आ जाए। तो ये है वो नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। अब पेपर में एक दो सवाल और भी आ सकते हैं, वो क्या? लिख लो, वैसे वो बुक में है, आप देख लेना। एक सवाल आ सकता है कि जी होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट हो सकती है, बताओ। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट होती है? नंबर 1 कैपिटल कॉस्ट, और जिसे कहते हैं जितना पैसा लगता है। कैपिटल कॉस्ट का मतलब है उसके खरीदने पे खर्चा, क्योंकि खरीद के रखा हुआ है ना। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, फिर उसके बाद वेयर हाउस की कॉस्ट, रेंट ऑफ वेयर हाउस, फिर उसके बाद कोई डैमेज होने का खतरा, ऑब्सोलीट होने का खतरा, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑब्सोलीट के खराब होने का खतरा। तो ये वो कॉस्ट है जो होल्डिंग कॉस्ट के लिए हमें होल्ड करने पे खर्चा आ सकता है। आपसे पूछ सकता है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर कौन कौन सा खर्चा आता है? ये तो लिखा है क्लरिकल कॉस्ट, लिखना है तो लिख लो, क्लरिकल कॉस्ट, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या आ सकता है? क्लरिकल में सारे वो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट वगैरह आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी, और भी कुछ हो सकती है। ठीक है जितना, तो लो मेरे भाई, तो ये था आपका EOQ। अब आपने तसल्ली से तैयारी करें, टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इस टेस्ट की तैयारी करें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।